गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ 10 संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा शब्द की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द की परिभाषा समझ लें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं। तो जान लें, संज्ञा शब्द के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा शब्द के 5 भेद होते हैं। आपके इस पाठ्य पुस्तक में संज्ञा शब्द के 3 भेदों के बारे में दिया हुआ है। मूल रूप से जो हैं, जो 2 अन्य भेद हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है, तो हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया हुआ। संज्ञा शब्द का पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, तो उसे जान लें। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध कराते हैं। विशेष व्यक्ति चाहे कोई भी हो, जैसे रोहन, सोहन। स्थान गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा, कोई भी स्थान हो सकते हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। अर्थात एक ही जाति के सभी लोगों का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, भीड़, लोग, यह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी मन के भावों या विचारों को प्रकट करने वाले संज्ञा शब्द होते हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्द मन के भाव या विचारों का बोध करवाता है, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य भेद हैं, वह द्रव्यवाचक, अर्थात जो ठोस वस्तुएं या द्रव वस्तुओं के बारे में बताते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। 5वां है समूहवाचक। अर्थात एक समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक और समुदायवाचक दोनों को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक ही प्रकार के जातियों का बोध होता है और एक ही प्रकार के द्रव्यों का बोध होता है। इसलिए हम या कह सकते हैं कि विद्वानों ने एक रूपता के आधार पे द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही रख लिया है, उसे ही मान लिया है। अर्थात उन दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो आप जान लें कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसको जानने से कैसे निर्माण करेंगे, इसको जानने से पहले आप जान लें क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदला जा सकता है या जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदला जा सकता है। तो उत्तर आपका होना चाहिए हाँ, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है और व्यक्तिवाचक को जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जयचंद्र। अगर कह दिया जाए देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे जयचंद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कहा जा रहा है देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। अर्थात वह व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में बदला जा रहा है। क्यों, इसे कैसे बदला है उसको, कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था, जो युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ न देख के वह इनके विरोधी सेनाओं से जाकर मिल गया था। अर्थात उसे देशद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदला जा सकता है और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी बदला जा सकता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, यहाँ पे
गांधी जी जातिवाचक है, लेकिन राष्ट्रपिता कहलाए केवल महात्मा गांधी ही कहलाए थे, इसलिए जातिवाचक संज्ञा से हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल दिए हैं। अब आगे देखें, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम 4 तरह के शब्दों से कर सकते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई शब्द जातिवाचक का है तो हम उसे भाववाचक संज्ञा के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मित्र है, तो मित्र को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो आ जाएगा, आपका हो जाएगा मित्रता। दूसरा दिया हुआ सर्वनाम शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मम, मम माने मेरा, अगर हम इसको भाववाचक में बदलें तो हो जाएगा ममत्व या ममता। तीसरा दिया हुआ विशेषण शब्द, विशेषण शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कायर, कायर को यदि हम विशेषण से भाववाचक में बदलेंगे तो हो जाएगा कायरता। चौथा दिया हुआ है क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा को में बदल सकते हैं। जैसे हंसना, इसका भाववाचक हो जाएगा हंसी। इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत सारे शब्द आपको जातिवाचक में भी मिलेंगे, सर्वनाम में भी मिलेंगे, विशेषण में भी मिलेंगे, क्रिया में भी मिलेंगे, जिसका पूरा विवरण अन्य उदाहरणों के साथ, बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो आप वहां से देख के इसके बारे में और शब्दों की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले आप यह भी समझ लें कि इसके विकारी तत्व जो है लिंग, वचन और कारक, वह आपको अगले पार्ट के वीडियो में मिलेंगे। अर्थात इस वीडियो के 2 पार्ट हैं, जिसमें आप अगले वीडियो में लिंग, वचन और कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पाठ 10 संज्ञा शब्दों में संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ शब्द आपने सीख लिया है। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।